जी अब आप देखें बेटा, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं बेटा। अगर डिस्टेंस कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिड बिल्कुल ऐसा है, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमारे पास यहां पर देखें तो क्या बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना दूर होगा, सॉरी ये इस बात को जरा देख लीजिएगा, जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमारे पास पार वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती जाएगी, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक। अच्छा अब लास्ट पॉइंट, वो अब आपको ऑटोमेटिकली खुद अंदाजा हो गया होगा कि अब हमने क्या देखना है जी, डिस्टेंस किसके दरमियान, बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग। जी अब आप देखिए यहां पर हम क्या लगा देते हैं जी, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। यहां पर हमने लगा दिया ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग। जी कहां पर, फ्लोरो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट ज्यादा इमीडिएट, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा हमारे पास कहां पर नजर आएगा, बी। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। अब हमारे पास यहां पर क्या है कि बेटा देखें, यहां ये जो फ्लोरो ग्रुप है या फ्लोरीन जो है ये ज्यादा करीब है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट रखेगा किसकी निस्बत, इस वाले फ्लोरीन की निस्बत। जितना ये इसके ये अब आप कार्बोक्सिलेट आयन बनना है, आपको पता है, जितना ये कार्बोनाइल कार्बन के ज्यादा करीब होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग क्या होगा, इफेक्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अब क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके। अब बेटा हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। पहला रूल क्या है, हमने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारे पास किसके साथ ताल्लुक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को छोड़कर अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करें, कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। इसके बाद हमने बात की इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के हवाले से कि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी अगर कार्बोक्सिलेट आयन पे ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी। आरबीसी की सरफेस पर कौन कौन से एंटीजन होंगे, ए और दूसरा आरएच एंटीजन। जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा उसकी आरबीसी की सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन। जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज कौन कौन सी होंगी, एंटी बी और उसके अलावा कोई भी नहीं। जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा उसकी प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होंगी, एंटी बी और कोई भी नहीं। मैंने बताया था ना एंटी आरएच एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं होती, ठीक है, इस वजह से एंटी आरएच एंटीबॉडीज भी नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है और उसके साथ आरएच एंटीजन है। जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी ए टाइप एंटीबॉडी होती है। जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होता है उसकी आरबीसी की सरफेस पर एक ही एंटीजन है, बी एंटीजन, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी भी सिर्फ एक ही है, दैट इज द एंटी ए टाइप एंटीबॉडी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है उसकी आरबीसी की सरफेस पर तमाम तरह के एंटीजन्स हैं, जिसमें ए भी है, बी भी है और आर एच एंटीजन भी है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है उसमें ए है और बी है, आर एच एंटीजन मौजूद नहीं होगा और दोनों के केस में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज भी नहीं है। जबकि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव वाले में एक एंटीजन मौजूद होता है, दैट इज द आर एच एंटीजन, और प्लाज्मा में दो तरह की एंटीबॉडी है, एक एंटी ए है और एक एंटी बी है। जिसका ओ नेगेटिव है उसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, जबकि प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, दीज आर द एंटी ए एंड एंटी बी टाइप एंटीबॉडी। दो बातें देखनी है हमने।
कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है। पहले मेंशन करता हूं, फिर बताता हूं कि ऐसा क्यों है। जो ए बी पॉजिटिव है इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, नॉट द ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, नॉट द ए बी नेगेटिव, एंड ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, नॉट द ओ पॉजिटिव। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है खुद देख लो आप। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा उसकी आरबीसी की सरफेस पर एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जितने पॉसिबल एंटीजन है सारे मौजूद हैं। ए बी पॉजिटिव वाले में ए एंटीजन भी है, बी भी है, आरएच भी है। उसको आप कोई ब्लड ग्रुप लगा दो सारे तो रिसीव कर लेगा। यानी बाहर से आएगा भी सही, नया तो एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन तो कोई से इसके अलावा हमने पढ़े ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए बी पॉजिटिव वाला तमाम तरह के ब्लड ग्रुप को रिसीव करेगा। ए बी नेगेटिव वाला क्यों नहीं करता आखिर? इस वजह से नहीं करता कि ए बी नेगेटिव वाला जो इंडिविजुअल है वो ए नेगेटिव से लेता है, बी नेगेटिव से भी लेता है, ए बी नेगेटिव से भी लेता है, ओ नेगेटिव से भी लेता है, किसी भी पॉजिटिव वाले से नहीं लेता। ए पॉजिटिव से लेगा तो आर एच एंटीजन बाहर से नहीं आएगा, बी पॉजिटिव से लेगा तो आर एच एंटीजन नहीं आएगा, ए बी पॉजिटिव से लेगा तो भी नहीं आएगा, ओ पॉजिटिव से लेगा तो भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ए बी नेगेटिव वाला टू सम एक्सटेंट काफी सारे ब्लड ग्रुप रिसीव कर रहा है, बट इट इज नॉट द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सारे रिसीव नहीं करता। ए बी नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को रिसीव कर रहे हैं, बी नेगेटिव को रिसीव कर रहे हैं, ए बी नेगेटिव को रिसीव कर रहे हैं और ओ नेगेटिव को रिसीव कर रहे हैं। जबकि ए बी पॉजिटिव वाला तमाम को रिसीव करता है, तभी वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। उसके बाद है ओ पॉजिटिव वाला। ओ पॉजिटिव वाला एक ऐसा है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर नहीं कहते, ओ नेगेटिव वाले को कहते हैं। ओ नेगेटिव वाले की आरबीसी की सरफेस देखो खाली पड़ी है, कोई भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे नहीं है। बाहर से कोई चीज़ जाएगी भी सही मिसमैच तो वो एंटीबॉडी होगी, और एंटीबॉडी जाके माइल्ड रिएक्शन कॉज करती है, इस वजह से ये सबको दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को देगा, ओ पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को भी देगा, ओ पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ओ पॉजिटिव को भी देगा, ओ पॉजिटिव वाला किसी नेगेटिव वाले को नहीं देगा। इस वजह से हम कहेंगे वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है। एक्चुअली द ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये है कि हम ब्लड दे किस किस को सकते हैं और हम ब्लड ले किस किस होता है। आप एक एक करके उन्हें क्रैम आउट कर रहे होते हैं और एट द एंड वो 600 बन जाती है। आप हर प्रिपोजिशन को हर वर्ड के साथ अलग-अलग से देख रहे होते हैं। इस तरह आपको अपने माइंड में 600 मुख्तलिफ वर्ड्स लाने पड़ते हैं जिनको याद करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो यकीनी तौर पे इसका कोई ना कोई आसान हल होना चाहिए जिसमें कि हम एक सिमेट्री के साथ इनको तैयार करने की कोशिश करें। ऐसे ही है। तो काफ़ी तजर्बे करने के बाद जो चीज़ें फ़िलहाल आसान की जा सकती हैं या जो तरीका अपनाया जा सकता है वो ये कि हम इनकी ग्रुपिंग कर लें। क्या कर लें? ग्रुपिंग कर लें। और ये आम मुशाहिदे की बात है कि डिक्शनरी आप लाजमी फॉलो करें। उसमें देखें जो एक वर्ड है उसके साथ जो सिनोनिम उसके साथ एक प्रीपोजिशन आ रही है, उसके सिनोनिम के साथ भी वही प्रीपोजिशन आ रही होती है, उसके दूसरे तीसरे चौथे सिनोनिम के साथ भी वही प्रीपोजिशन आ रही होती है। ठीक है, तो आप ग्रुपिंग कर लें। एक जैसे मीनिंग रखने वाले वर्ड्स को आप एक ग्रुप में शामिल कर लेंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि इस ग्रुप के एक वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन आती है तो इट मीन्स के सबके साथ ही वही आती है। तो वो 60 वर्ड्स अगर आप सपोज 10-10 वर्ड का भी पेयर बना लेते हैं तो कितने रह गए पीछे? 600 वर्ड्स सिर्फ 60 पर आ गए। मजीद भी उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरह करते कराते चंद चीज़ें बाकी बच जाती हैं जिनको फिर फोकस करना आसान होता है। इज इट क्लियर? तो अब हम बेसिकली ग्रुपिंग करना सीखेंगे कि कैसे हम ग्रुपिंग करके इन वर्ड्स को, इन
पार्टिकल्स को इससे पहले वाले वर्ब के साथ जोड़कर याद कर सकते हैं। ठीक है, मसलन कमीशन की मिस्टेक है, ओमिशन की मिस्टेक है, सॉरी, तो हमें लगाना पड़ता है। कमीशन की मिस्टेक है, हमें रिमूव करना पड़ता है। चंद एक वर्ब्स ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, सारे नहीं करते। हम अगर उनका एक ग्रुप बना लें और साथ मेंशन कर दें कि ये नो प्रीपोजिशन वाले वर्ब्स हैं, तो बड़ी आसानी के साथ हम उन तमाम वर्ब्स को एक ग्रुप की सूरत में याद रख सकते हैं। मजीद जहां कहीं आपको कंफ्यूजन हो, मसला आपने एक वर्ब पढ़ा और आपने प्रीपोजिशन लगा दी लेकिन एक्चुअली इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? ये आपकी कंफ्यूजन थी, ठीक है, आपसे गलती हो गई। आप फौरी तौर पे उस वर्ब को उठाएंगे और उस ग्रुप में शामिल कर देंगे। तो जब तक आप इसको अपने नॉलेज का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक ये आपके जहन का हिस्सा नहीं बनेंगी। ठीक है, और चूंकि मेमोराइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यू हैव क्वाइट सफिशिएंट टाइम। अगर आप इसको एफएससी के लिए तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी मेहनत के साथ ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे।